सो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे विथ एंट्रोपी चेंज फॉर फेज ट्रांजिशन। ये आपके एकेडमिक्स में ये चीजें जो है पूछ ली जाती हैं, एंट्रोपी चेंज फॉर फेज ट्रांजिशन। जैसे अब इसमें सबसे पहले हम बात करें एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन हम किसको बोलते हैं? जब जो है सॉलिड से लिक्विड बनता है ना, मेल्टिंग इज कॉल्ड फ्यूजन। सो हम कह सकते हैं कि यहां पर एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा एस फ्यूजन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाय टी मेल्टिंग, मतलब मेल्टिंग टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट, है ना। जैसा मैंने कहा कि हम फ्यूजन कैसे कह रहे हैं? फ्यूजन मतलब कोई एक्स सॉलिड इज कन्वर्टिंग इनटू एक्स लिक्विड, सो इट इज फ्यूजन। ठीक है। सो वैसे ही एट कांस्टेंट वॉल्यूम we can say entropy of fusion is equal to delta U fusion upon T melting. Then entropy of vaporization वेपराइजेशन मतलब अब एक्स लिक्विड का एक्स वेपर्स में कन्वर्ट होना। सही बात है। तो ऐसे में
डेल्टा सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या हुआ? एक्स सॉलिड का सीधे एक्स गैसियस में कन्वर्ट होना। सो ऐसे में सब्लिमेशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर जिससे सीधा सॉलिड से हमारा सब्सटेंस जो है गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज सब्लिमेशन टेम्परेचर। ठीक है, और यहां पर हम कह सकते हैं कि डेल्टा एस डेल्टा एस फ्यूजन प्लस डेल्टा एस वेपराइजेशन। पहले नोट कर ले हैं। हाँ, जो अपना डेल्टा एस होता है दैट इज क्यू अपॉन टी। क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर इज डेल्टा एच, टी टेम्परेचर जितने पे ये मेल्ट हो रहा है, एंड हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्यू की जगह हमने डेल्टा यू लिखा, देन टी मेल्टिंग। नहीं, फॉर्मूले वाली बात कहाँ हुई? फार्मूला नया है ही नहीं, फॉर्मूला तो हमने पहले लिख दिया, फॉर्मूले वाली बात कहाँ है? हाँ बस, हाँ पिछले लेक्चर में क्या मिला था? चल पहले ये बता दे बस। ठीक है, ईस्ट, हाँ सुन लीजिए, इसमें क्या है कि आपको मैंने कहा ये एकेडमिक्स का टॉपिक है, मैंने पहले ही कह दिया कि आपको जो है, और बहुत जिसको कहते हैं जितना हमने किया सबसे सिंपलेस्ट यही है जो मैंने बोर्ड पे लिखा, दैट इज कि हम पुराने फार्मूले को रिपीट कर रहे हैं लेकिन अलग प्रोसेस में। यहां पे क्या हो रहा है, जब सॉलिड से लिक्विड आएगा तो जी न्यूमरेटर में जो है आपको एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन लिखना है। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्यों लिखे? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट दिस सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, जबकि यहां पे न्यूमरेटर में वेपराइजेशन आ गया क्योंकि लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहां पे सब्लिमेशन आ गया क्योंकि जो है हम सीधे सॉलिड को गैसियस में कन्वर्ट कर रहे हैं। वन थिंग, सो तीनों में ये डिफरेंस आ गया। फॉर्मूला वही है लेकिन फॉर्मूला को हमने अलग अलग प्रोसेसेस में यूज किया। यहां पे फ्यूजन में किया, यहां पे मेल्टिंग में किया, यहां पे सब्लिमेशन में किया, जो दोनों का सम है। ठीक है, बस हाँ, डेल्टा यू
हाँ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, इसलिए हमने क्यूपी, फिर जब क्यूबी किया तो डेल्टा यू लिखा हमने, है ना। कांस्टेंट प्रेशर पे हम डेल्टा एच लिखेंगे तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम जो है डेल्टा यू लिखेंगे, बस इन दोनों में तो डिफरेंस वही है, ठीक है। और ये प्रोसेस होगा कब, मेल्टिंग पॉइंट पे होगा। एक मिनट, ये गलत लिखा यहां पर, इट इज नॉट टी मेल्टिंग, नहीं है ये, टी बॉइलिंग है, ये बॉइलिंग पॉइंट पे होगा, ठीक है। ये प्रोसेस जो है बॉइलिंग पॉइंट पे होगा तो इट इज टी बॉइलिंग, ठीक है। क्योंकि लिक्विड से वेपर्स में बॉइलिंग पॉइंट पे कन्वर्ट होगा, है ना, तो इसलिए जो है वहां पर हमें जो है बॉइलिंग टेम्परेचर लिखना है। नहीं नहीं नहीं, आप फॉर्मूला जो है डेल्टा एस का देखिए, दैट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन टी। तो डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इंटरनल एनर्जी, डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर इज डेल्टा एच, सिंपल, ठीक है। अच्छा, अब सुनिए, एंट्रोपी कैलकुलेशन फॉर एन आइडियल गैस अंडरगोइंग ए प्रोसेस। अब देखो, अब आपको बात लॉजिकल लगेगी, है ना, क्योंकि मैंने कहा वो तो बिल्कुल सिर्फ क्यू की जगह हमने डेल्टा एच और डेल्टा यू ही लिखे हैं, बाकी तो फार्मूला सेम ही था। अब आप इसमें देखें, देखिए, मान लो कोई जो है किसी प्रोसेस में हमारा सिस्टम स्टेट ए से स्टेट बी में जा रहा है, तो इट इज P1 V1 T1 इज ये P2 V2 T2, ठीक है। अब सुने, यहां पर हम जानते हैं कि जो डेल्टा एस रिवर्सिबल ऑफ द सिस्टम होगा, दैट इज इक्वल टू फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी, दैट इज डेल्टा क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, डेल्टा क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, ठीक है। सुनते जाइएगा। अब यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं, दैट इज कि डेल्टा क्यू जो है, कैपिटल ही लिख लेते हैं, आई थिंक दैट विल बी बेटर, हम हर बार कैपिटल लिख रहे हैं। सो डेल्टा क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस प्रेशर ऑफ द गैस डेल्टा वी। बोलो सही बात है, ठीक है। जब हम रिवर्सिबल लिख रहे हैं तो प्रेशर एक्सटर्नल इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द गैस, सही बात है। अच्छा, सुनते जाइए, इक्वेशन वाइज लिख लेते हैं। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से कि डेल्टा एस रिवर्सिबल ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू
डेल्टा यू प्लस पी गैस डेल्टा वी अपॉन टी एज सच, है ना। ये लिख दिया हमने। और साथ में सुनते जाइए, फॉर आइडियल गैस pressure of the gas upon T will be equal to NR upon V. सही बात है, PV is equal to NRT. And delta U is equal to NCV delta T. सही बात है, दोनों फार्मूला से हम वाकिफ हैं। ठीक है, let it be third, let it be fourth. So from third and fourth we can say, अब पुट करते हैं, this is equal to NCV delta T upon T and plus V1 V2 NR delta V upon V. So यहां पर delta S of system is equal to NCV ln of T2 upon T1 plus NR ln of V2 upon V1. चलिए, सो है, हाँ रिवर्सिबल के लिए, अभी रिवर्सिबल के लिए आपने कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब जो है यहां पर अभी एक मिनट, चलो उस पे भी प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले अब बात ये भी आती है कि यहां पर हम प्रोसेस आइसोथर्मल कर रहे हैं या एडियाबेटिक कर रहे हैं, है ना। एक बात ये आनी है, दूसरी बात ये आनी है कि रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है, मतलब 4 पार्ट्स में हो गया ना जो है एक तरह से, ठीक है। तो सबसे पहले मतलब मैं डेरिवेशन को ज्यादा नहीं करवाना चाहता क्योंकि आप भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, ऑन द स्पॉट बात कर लेंगे जब जो क्वेश्चन आएगा, क्योंकि सीधे जब आइसोथर्मल लेंगे, सपोज हम जैसे आइसोथर्मल लिया तो T2 T1 के बराबर हो जाएगा, सीधे कट जाएगा, तो हम उस तरीके से जो है डील कर लेंगे ऑन द स्पॉट, फिर रिलेशन जो है यही बच जाएगी, ठीक है ना, उसको रहने दीजिए अभी, ठीक है। अच्छा, अब हम बात पे आगे चल रहे हैं, सुन लीजिएगा। लेकिन ये फार्मूला जो है ये सब याद रखें, बस इस फार्मूले से सारी सिचुएशंस जो है हम डिफाइन कर लेंगे, पहले आप इस फार्मूले तक याद कर लीजिएगा। ओके, अब बात अब नेक्स्ट थिंग, that is third law of thermodynamics.
एक्चुअल में आप ये सोचोगे कि अब लॉस फटाफट आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन है क्या कि फर्स्ट लॉ सबसे ज्यादा है। हमने वापस फर्स्ट लॉ पे आना है अगले लेक्चर में, अगले या उससे अगले, ठीक है, क्योंकि उसमें हमें थर्मोकेमिस्ट्री वाले पोर्शन पे डील करना है, ठीक है। ये तो हम लॉस को जस्ट जो है कि सेकंड लॉ टॉक्स अबाउट एंट्रोपी, ठीक है, थर्ड लॉ में एक और बात आने वाली है, ठीक है। अच्छा सुने, सो सबसे पहले जो है आप थर्ड लॉ की डेफिनेशन लिख लें। आप लिखें, मतलब सबसे पहली बात कि डेफिनेशन आप देख लीजिएगा, एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टल ऑफ और प्योर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स इज जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर। भाई ये लॉ का मतलब क्या हुआ? देखिए सबसे पहले जब हमने एक टर्म कह ली कि एब्सोल्यूट जीरो पे जो है एंट्रोपी, सभी जितने भी यूनिवर्स में जो क्रिस्टल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, सिस्टम जो एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी एंट्रोपी जीरो होगी। ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर कम करते जाओगे रैंडमनेस कम होगी और जीरो केल्विन पे जो है एंट्रोपी विल बी जीरो। तो बात क्या हुई कि आपने एक एंट्रोपी डिफाइन कर ली, तो आपके लिए आसान होगा कि अब हायर टेम्परेचर पे जो है किस तरीके से जो है एंट्रोपी में बदलाव आएगा। मतलब अगर आपको जब एक भी एंट्रोपी का नहीं आप ये फिक्स करेंगे तो आप हायर टेम्परेचर की एंट्रोपी कैसे बता सकते हो? तो अब क्या है कि आपने कह दिया कि जी जीरो केल्विन पे ये होगा, और आप जानते हैं कि टेम्परेचर जो है और एंट्रोपी का रिलेशन आपके पास है, तो इसलिए जो है आप किसी हायर टेम्परेचर पे एंट्रोपी को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। ये इस लॉ की खास बात है, ठीक है ना। तो अब मतलब जिसको मैं बेनिफिट कह रहा हूं कि एंट्रोपी ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस एट हायर टेम्परेचर्स कैन बी कैलकुलेटेड विद दिस लॉ। जैसे कोई भी रिएक्शन भी हो रही है, फॉर ए रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन हो रही है, जैसे ए चेंजिंग इनटू बी, सो entropy of any reaction, delta S of any reaction is equal to summation of entropies of products minus summation of entropy of reactants. एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट हो गया, ठीक है। अच्छा सो अब इसमें एक मिनट मुझे जो है, क्योंकि यहां पर अब एक नई टर्म की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कि किसी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उस टर्म का नाम है गिब्स फ्री एनर्जी।
जिसको हमने जी की हेल्प से लिखा था। ठीक है, सुनते जाइएगा। यहां पर आई एम नॉट गोइंग फॉर डेरिवेशन, आई एम डायरेक्टली टेलिंग दिस थिंग कि जो डेल्टा जी होता है दैट इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। जैसे हमने लिखा था डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, वैसे जो है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, ये रिएक्शन हमें, ये रिलेशन हमें ध्यान देना है। डेल्टा जी हमारी नई टर्म है, लेकिन जो राइट साइड की जो टर्म्स है वो सारी हमारी नोन है। वी नो डेल्टा एच, वी नो डेल्टा एस, वी नो टी। तो डेल्टा जी कितना आएगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं सबसे पहले तो किसी प्रोसेस के लिए। इज इट ओके? सुनते जाइएगा। अच्छा, यहां पर दूसरी बात जो है, डेल्टा जी का यूज क्या है? वाई वी आर इंट्रोड्यूसिंग द थर्ड टर्म। हमने डेल्टा एच लिखा, डेल्टा ई लिखा, डेल्टा एच लिखा, फिर डेल्टा एस लिखा, अब डेल्टा जी लिखने लग गए। तो एक्चुअल में हमने शुरुआत इस बात से की थी कि भैया कोई भी प्रोसेस जो है पहला लॉ एनर्जी से डिफाइन करना चाह रहा है, उसने सिर्फ एनर्जी एनर्जी की बात की। सेकंड लॉ सिर्फ एंट्रोपी एंट्रोपी की बात कर रहा है। तो ऐसे में ना ही अकेली एंट्रोपी रिस्पॉन्सिबल है किसी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए, ना ही अकेली एंथैल्पी रिस्पॉन्सिबल है, एनर्जी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है और एंट्रोपी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। क्या आप मेरी बात को पकड़ पा रहे हैं? मैंने कहा, जैसे हमने कल कहा कि भैया डिफ्यूजन होता है उसमें तो सिर्फ रैंडमनेस बढ़ती है, एनर्जी का कोई भी चेंज नहीं है। तो ठीक है, कई प्रोसेसेस दुनिया में ऐसे होते हैं सिर्फ रैंडमनेस बढ़ जाए तो वो हो जाते हैं, लेकिन कई प्रोसेसेस जो है एनर्जी के कारण भी होते हैं। जैसे एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हायर से लोअर में आया, एनर्जी की वजह से हो गया। ठीक है, तो एक फैक्टर एनर्जी हो गया, एक फैक्टर रैंडमनेस हो गया, दोनों को कंबाइन करने के लिए हमने ये किया। ये एनर्जी वाला आ गया डेल्टा एच, ये एंट्रोपी वाला आ गया। तो दो फैक्टर्स जो है आ गए किसी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस कहने के लिए। लेकिन ये कहेंगे कैसे? देखो, when delta G is greater than 0, तो जो प्रोसेस होगा, प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। मतलब ऐसा प्रोसेस नहीं होगा। लेकिन जिस प्रोसेस के लिए डेल्टा एच इज लेस देन 0, वो प्रोसेस जो है स्पॉन्टेनियस है। नेक्स्ट थिंग, एंड जिस प्रोसेस में डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम। एक बात है ना? अब अभी भी जैसे ये पूछ लेगा भाई सर, लास्ट में जैसे मैं बोर्ड भर दूंगा कि सर ये क्या है, नहीं, तो पहले मैं बता देता हूं कि आखिर डेल्टा जी है क्या। जैसे अगर मैं डेल्टा जी का सिग्निफिकेंस कहने की ट्राई करूं, सो इट इज द एनर्जी अवेलेबल इन द सिस्टम विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। आप लिख सकते हैं डेल्टा जी, या जी इज द एनर्जी, जी लिख लीजिए, जी इज द एनर्जी अवेलेबल इन द सिस्टम विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। अब बात फिर से आ गई, ये यूजफुल वर्क क्या हो गया, है ना? मतलब जैसे आप इसको अगर मतलब समझना चाहें, जैसे आप मार्केट से सेल खरीद के लाते हैं, है ना? मार्केट से आप सेल बैटरी खरीद के लाते हैं रिमोट में डालने वाली। अच्छा, सो आप फिर से डेफिनेशन, इट इज द एनर्जी अवेलेबल विद द सिस्टम विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। वो एनर्जी जो यूजफुल वर्क, यूजफुल वर्क के ब्रैकेट में लिख लीजिए नॉन प्रेशर वॉल्यूम वर्क।
नॉन प्रेशर वॉल्यूम वर्क। एक तो किया ना हमने मैकेनिकल वर्क, नॉन प्रेशर वॉल्यूम वर्क, पीवी वर्क लिख लीजिए, फुल स्टॉप। हाँ, नॉन प्रेशर वॉल्यूम वर्क जो है, ठीक है। सो इट इज द एनर्जी अवेलेबल विद द सिस्टम विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क, ठीक है। वो एनर्जी जिसको कि आप यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो, जैसे मैंने कहा, मैंने सेल का एग्जांपल ले रहा हूं। अब सेल आप खरीद के लाते हैं, तो क्या आप जैसे रिमोट में डालते हैं तो उसके बाद जब सेल खत्म हो जाता है, कि हमने कहा बैटरी खत्म हो गई, तो सेल गायब होता है उधर से? नहीं, मतलब जितना आप तोल के लाए थे उतना ही तोल के वापस भी कर सकते हो। अगर वो 20 ग्राम का सेल है तो जब खत्म हो जाएगा तब भी कितने का होगा? 20 ग्राम का ही है ना? तो मतलब उसमें कोई तब्दीली तो आई नहीं। तो जो थोड़ी सी एनर्जी उसने अपने एंटायर लाइफ में यूज की, सिर्फ वही उसकी गिव्स फ्री एनर्जी है। बाकी जो सारी इंटरनल एनर्जी वगैरह रही वो पहले भी उतनी थी, बाद में भी उतनी है। तो जो जरा सा, अब इलेक्ट्रिकल उसने क्या किया, इलेक्ट्रिकल वर्क किया ना, वो नॉन प्रेशर वॉल्यूम वर्क, मतलब जैसे उसका कुछ हीट में कन्वर्ट हो गया, वो अलग बात है, जो उसने यूजफुल वर्क किया, ठीक है। तो ऐसे उसको और जब वो एनर्जी रिलीज करता है तो डेल्टा जी नेगेटिव हुआ ना उस स्थिति में। जब सिस्टम डेल्टा जी को नेगेटिव करने की स्थिति में होता है तभी वो प्रोसेस होता है, ठीक है। समझते जाइएगा बात। अब देखिए, मैंने कहा आप इन दो टर्म से आप वाकिफ हो चुके, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर एक मिनट, देखिएगा डेल्टा, हम किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा एच डेल्टा एस लिख रहे हैं और ये फाइंड करने की ट्राई कर रहे हैं कि वैसी रिएक्शन जो है किस टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगी। अभी आपको पता लग जाएगा। जैसे मान लो स्पॉन्टेनियस होने के लिए हमने कहा डेल्टा एच डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, ये लिखा हमने, डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मान लो डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो आई थिंक ये दोनों फेवरेबल कंडीशंस हैं कि हर टेम्परेचर पे जो है डेल्टा जी नेगेटिव ही होगा। बोलो सही बोल रहा हूं कि नहीं? अगर डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है तो हर टेम्परेचर पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस ही होगी। सो हम लिख सकते हैं कि प्रोसेस इज spontaneous at all temperatures। सभी टेम्परेचर्स पर हमारा प्रोसेस जो है स्पॉन्टेनियस रहेगा। बोलो सही बात। दूसरी बात, अगर हम इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, इसको नेगेटिव ले लेते हैं, तो क्या होगा? एट ऑल टेम्परेचर्स कि नहीं? नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर्स, बिल्कुल सही बात भाई। कोई, क्योंकि टी तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही होगी ना, ठीक है। तो इसलिए आपको हमेशा जो है इसका शवक कौन है, अच्छा प्राइम में आता है ना वो, सॉरी। अच्छा, एंड देन अगर मान लो ये दोनों नेगेटिव है, अगर ये दोनों नेगेटिव हैं तो स्पॉन्टेनियस एट
लो टेम्परेचर, अगर टी की वैल्यू लो रहेगी तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस जो है वो नेगेटिव आ सकता है। सही बोल रहा हूं कि नहीं? देखो ये नेगेटिव है तो इसका मतलब दिस इंटू दिस जो है ये नेगेटिव टर्म है तो ये प्लस हो जाएगा फिर। तो जितना टी कम होगा तो लो टेम्परेचर पे जो है डेल्टा जी नेगेटिव आ सकता है कि डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड टी डेल्टा एच से बड़ा हो। सही बात है? अच्छा, और अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो ऐसे में स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। सही बोला जी? हाई टेम्परेचर पे जो है हमारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। ठीक है, अब सुने, अब हम यहां पर लिख रहे हैं सम इंपॉर्टेंट कुछ जरूरी फॉर्मूले जिनमें डेल्टा जी इन्वॉल्व होता है। जैसे ये हमने लिखा था डेल्टा जी स्टैंडर्ड इज इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम। लिखा था कि नहीं? इक्विलिब्रियम में अभी लिख लीजिए आप। ठीक है, डेल्टा जी स्टैंडर्ड क्या होता है? इट इज कॉल्ड डेल्टा जी स्टैंडर्ड। ये जो स्टैंडर्ड टर्म लगाई जाती है ना, इट मींस डेल्टा जी इज मेजर्ड एट, डेल्टा जी इज मेजर्ड एट 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब 298 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर। इसका मतलब ये है, जो ऊपर जीरो लगाई जाती है, ठीक है, उसका मतलब ये है। पहला फार्मूला इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। दूसरा फार्मूला जो हम 12th में कंटिन्यू करेंगे, दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई से। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं और ज्यादा हम ठीक है, एक तो क्वेश्चन हो सकता है हमें थोड़ी सी ट्रबल आए, बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अभी हम ज्यादा यहां पे करेंगे नहीं। ठीक है ना? फॉर्मूले मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में और भी यूज होता है, बट नो प्रॉब्लम, हमारा इसी से काम चल जाएगा 11th का। ठीक है, अच्छा। अच्छा, आप पैकेज निकालें अब। पैकेज निकालिए आप। चलो एक हम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा क्वेश्चन पहले ट्राई करते हैं।
पेज नंबर 52। सुनते जाए, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं ये, ठीक है। सारे लोग नोट करें, मेडिकल नॉन मेडिकल वाले। An athlete is given 100 grams of glucose with energy equivalent to 1560 kilojoules। मतलब 100 ग्राम में इतनी एनर्जी, 1560 किलो। He utilizes 50% of gained energy in the event and rest is released in the form of respiration। Find the weight of water he would need to respire। Delta H vaporization of H2O is equal to 44 kilojoule per mole। सुन ले, एंथैल्पी वेपोराइजेशन आप समझते हैं, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। ठीक है, अच्छा आपको ऑप्शंस भी दे देता हूं। पहला ऑप्शन है 319 ग्राम, दूसरा है 422 ग्राम, तीसरा है 293 ग्राम एंड चौथा है 378 ग्राम। आ गया? तेरा नाम क्या है? चल आ जा बोर्ड पे।
ये बता कि कैसे आया। क्या नाम बोला इसने? लावेश। ओके, नाउ आप ट्राई करें इसको। पांच मिनट दे रहा हूं, देन आई विल स्टार्ट सॉल्विंग दिस। आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? हो रहा है, बिल्कुल कई लोग कर रहे हैं। एंड दिस ओनली विल मैटर। अगर आप बिल्कुल सीधे बोल दोगे ना, हो सकता है 2 सेकंड के लिए जो हीरो बन जाए क्लास में, नहीं होगा, बट उससे आपका कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैटर ये करता है कि करता कौन। चलिए, कई लोग कर रहे हैं, कई लोग रोक रहे हैं, तो
बिल्कुल 319 आ रहा है आंसर, ठीक है। मेडिकल नहीं, नॉन मेडिकल का क्वेश्चन है। अच्छा चलिए देखते हैं इसको। जैसे क्वेश्चन को मैं देख रहा हूं, मुझे कुछ क्वाइट सिंपल लग रहा है। ये 1560 किलो जूल की एनर्जी है 100 ग्राम ग्लूकोज में, और उसकी 50% ही रेस्पिरेशन में वो यूज करता है। तो 1560 का 50% कितना हो गया? सो एनर्जी यूज्ड फॉर इज इक्वल टू 1560 अपॉन 2, कितना हो गया? 780 किलो जूल। ठीक है, 780 किलो जूल है। और जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है दैट इज की एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन जो है वो 44 किलो जूल पर मोल है। दैट मींस 44 किलो जूल इज या will convert H2O liquid to H2O vapor is 18 ग्राम। सही बात है। 44 किलो जूल जो है 18 ग्राम पानी को लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट कर सकता है। सो 780 किलो जूल से कितना होगा? I think that will be answer. बोलिए कितना आया है, करो कैलकुलेट। 319। बोलो क्या डाउट है? है ना बिल्कुल आसान सवाल। मेडिकल वाला भी देना। अच्छा अब क्योंकि अब जो है हम लोग कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, कौन से वाले, जो कॉन्सेप्ट हमने किया आज। आप देखो जो मेडिकल वाले हैं सुन लीजिए, जो मेडिकल वाले हैं पेज नंबर 33 पे E1 से लेके E6 तक के क्वेश्चंस आप करेंगे, सेक्शन E ही करेंगे। पेज नंबर 33 पे है E1 टू E6। ठीक है, हम अभी जो है उसको सॉल्व कर रहे हैं सारे को। ये लीजिए 33 पेज नंबर पे। और दूसरे जो अपने नॉन मेडिकल वाले हैं, तो नॉन मेडिकल वाले जो है करेंगे क्वेश्चन नंबर अगेन E1 टू E6 ऑन पेज नंबर 50। E1 से लेके E6 तक पेज नंबर 50 पे जो है क्वेश्चंस, 6 क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन के लिए 3 मिनट, टोटल 18 मिनट बाद जो है हम
क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। इज इट ओके? कोई टॉकिंग नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, ठीक है। आफ्टर 18 मिनट्स वी विल मीट। नहीं, मुझे लगता है क्वेश्चंस में डिफरेंस मुझे नहीं लग रहा, बट हो सकता है, ठीक है। बट ऐसे जब मैंने देखा तो डिफरेंस नहीं, ठीक है, क्योंकि मैंने माइन्यूटली नहीं पढ़े अभी क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर तो बराबर ही है, सेक्शन भी सेम है। हाँ बिल्कुल सारी थ्योरी है। क्वेश्चन कर दो, चलो।
विकास, आदित्य, एंजल, आसनी, उत्कर्ष, रौनक, मानव, ध्रुव, अच्छा और कोई मैंने इसका नाम नहीं आया। ऐसे नहीं कर रहा है टाइम आ जाएगा
So, love.
थ्री बोल रहे हो? चलो E3 देखते हैं। ये रिएक्शन E3 बोल रहे हो ना? E4 अच्छा चलो E4 देखते हैं पहले। फॉर गैस फेज डिकम्पोजिशन। अब इसमें देखो, ये जो भी सबसे पहले टूटने वाली रिएक्शन है, ब्रेक हो रहा है ना PCl5, तो हीट इज रिक्वायर्ड। तो जब हीट इज रिक्वायर्ड, इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, सो डेल्टा H इज ग्रेटर देन 0। ठीक है। दूसरी बात, क्योंकि प्रोडक्ट में गैसियस मोल्स ज्यादा हैं, तो इसलिए डेल्टा H इज ग्रेटर देन 0। तो क्या आ गया? सेकंड आंसर आ गया। और बोलें, एक मिनट, E5 को बोल देते हैं। व्हाट इज द फ्री एनर्जी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर एट दिस कन्वर्टेड इनटू स्टीम एट दिस। अच्छा, और आंसर क्या दिया इसका? 0। एक मिनट, देखो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉईल करता है एंड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मतलब इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम आ गया तो डेल्टा G 0 होगा। इज इट ओके? 100 डिग्री सेल्सियस पे। एक मिनट, नहीं न्यूमेरिकली नहीं होना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद E2 फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन इन केस ऑफ आइडियल गैस क्या होगा? आइसोथर्मल नहीं, अपने आप इक्विलिब्रियम पे होगा। 100 डिग्री सेल्सियस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर तो हो ही जाएगा ना। जब बराबर हो गए तो इक्विलिब्रियम में हो गए। ठीक है। E2 आइसोथर्मल एक्सपेंशन इन केस ऑफ आइडियल गैस। नहीं, जब एक्सपेंशन आइसोथर्मल हो रही है तो रैंडमनेस तो बढ़ रही है। इसका आंसर क्या दिया है? थर्ड, डेल्टा H 0 आ रहा है, मतलब वो कह रहा है। ठीक है। एंथैल्पी चेंज, सुन लो मेरी बात को ध्यान से समझिए। जो आइडियल गैस होती है, ना ही उसमें अट्रैक्शन होती है, ना ही रिपल्शन होती है। आइडियल और नॉन आइडियल गैस के बीच का आप डिफरेंस जान लें। अगर नॉन आइडियल गैस होती है, हमने कहा था नॉन आइडियल गैस में अट्रैक्शन होती है, तो अगर आप उसको दूर ले जाएंगे इट रिक्वायर्स एनर्जी। उसके लिए डेल्टा H जो है क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और बहुत हाई जब प्रेशर हो जाता था तो फिर उनमें रिपल्शन होने लगती थी। हमने कहा था ना, बहुत हाई पे रिपल्शन होने लगती है तो Z ग्रेटर देन 1 हो जाता था, तो वहां पे रिपल्शन होती थी, है ना। तो जहां पे रिपल्शन है फिर दूर ले जाओगे तो एनर्जी विल बी रिलीज्ड। मतलब आप इतना तो जान ही गए कि जो नॉन आइडियल गैस होती है उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, आइडियल के नहीं करते। तो आइडियल के एक्सपैंड भी होंगे तब भी उनके बीच में कोई अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स नहीं होगी, तो तब डेल्टा H विल बी 0। मतलब ड्यूरिंग एक्सपेंशन नाइदर हीट इज रिलीज नॉर गेन्ड। नॉर्मल गैस में क्या होगा, नॉन आइडियल में क्या होगा? जैसे ही एक्सपैंड करेगी, जो बॉन्ड्स हैं, जो अट्रैक्टिव वैन वाल फोर्स की अट्रैक्शन हुई होगी वो खत्म होगी, हीट विल बी रिक्वायर्ड फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ब्रेक दैट एक्सपेंशन के लिए। तो वहां पे यहां पे डेल्टा H 0 है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। दिस इज आइसोथर्मल का मतलब डेल्टा H 0 नहीं है।
हाँ डेल्टा टी, लेकिन वो टी लिखा है ना उसने, डेल्टा टी कहां लिखा उसने? हमारे फार्मूले में टी है, डेल्टा टी थोड़ी है। ठीक है, चलिए, ओके बाय।